Hello friends, welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं कि मिसलेनियस क्या है और सिविल मिसलेनियस क्या है और कौन कौन से सेक्शंस जो है वो सिविल मिसलेनियस के अंतर्गत आते हैं। इन सभी की बातों पे हम चर्चा करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मिसलेनियस क्या होता है, क्योंकि बहुत यूट्यूब पे या गूगल वगैरह पे इसके बहुत कम जो है वीडियो हैं और बहुत कम जो है इसके ऊपर किसी भी टाइप का कुछ लिखा हुआ बहुत कम है। तो मैं आपको क्लियर करूंगी कि व्हाट इज सिविल मिसलेनियस और व्हाट इज मिसलेनियस एंड व्हाट टाइप्स ऑफ सेक्शन इन दिस इंक्लूड अ मिसलेनियस। तो सबसे पहले हम समझते हैं मिसलेनियस क्या होता है। मिसलेनियस जो होता है उसको हिंदी में कहते हैं विविध, या लीगल लैंग्वेज में हम कहते हैं परकीर्ण। तो विविध और परकीर्ण का मतलब यानी कि मिसलेनियस का मतलब होता है कि जो सेक्शंस हैं वह सेक्शंस क्या है, पर्टिकुलर पार्ट में नहीं है, उसका पर्टिकुलर क्या है पार्ट नहीं बना हुआ है और उस पे 1 या 2 एंड 3 ऐसे ही कुछ सेक्शंस हैं। तो इसमें मिसलेनियस जो होता है उसमें बहुत जो कि ओरिजिनल, जैसे कि सिविल में कहेंगे तो ओरिजिनल जो सूट नहीं होता, सिविल सूट ओरिजिनल नहीं होता, उसके अदर जो एप्लीकेशन लगाई जाती है कोर्ट में वह सिविल मिसलेनियस कहलाती है। तो जैसे कि आप विद एग्जांपल समझ लीजिए कि आप क्या है, एक व्यापारी हैं, आप एक व्यापारी हैं या आप एक एडवोकेट हैं। एडवोकेट के माध्यम से समझते हैं पहले कि आप एक एडवोकेट हैं। आपके पास बहुत सारे केस आते हैं, अलग अलग तरह के केस आते हैं, जैसे कि आपके पास सिविल केसेज हैं, क्रिमिनल केसेज है, फौजदारी के केसेज हैं, अदर फैमिली कोर्ट के केसेज हैं और इसके अलग अलग टाइप के जो है केसेस है, किराएदारी के केसेज हैं, रेंट से रिलेटेड केसेज है, बहुत सारे केसेज आपके पास हैं। तो आप क्या करते हैं, अपने फाइल को मेंटेन करते हैं। फाइल्स को मेंटेन करते हैं तो फाइल्स को मेंटेन करने के लिए आप सिविल जो है सिविल फाइल्स एक साइड रखते हैं, क्रिमिनल फाइल्स की अपनी एक अलग साइड रखते हैं और कुछ जो है मिक्सअप केसेज है जिसमें 1-2 केस की फाइलें ही हैं, तो उस सब को आप क्या है मिसलेनियस में रख देते हैं एक अलग पार्ट में, कि अदर जो केसेज है वो इस सेक्शन में है। सिविल का अलग रख दिया, क्रिमिनल का अलग रख दिया और जो 1-2 फाइलें मिक्सअप फाइलें हैं, अब हर को अगर अलग अलग पार्ट में रखोगे तो आपके बहुत सारे यानी पार्ट बन जाएंगे कि इसका ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आपने क्या करा, एक मिसलेनियस पार्ट बना के उसमें हर तरह की फाइल डाल दी, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड है, रेंट से रिलेटेड है या किसी अदर केस से रिलेटेड है। तो आपने वो क्या है उसे मिसलेनियस एक पार्ट में डाल दिया। तो इसी तरीके से जो सिविल जो केसेज है, क्रिमिनल केसेज है, इनमें क्या है जब सारा कोड वगैरह तैयार हो जाता है तो कुछ सेक्शंस जैसे हैं जो कि इंक्लूड नहीं हो पाते उन पार्ट्स में, उन सेक्शंस में। तो उस केस में उसे एक मिसलेनियस पार्ट में उन सारे सेक्शन को, जो छोटे मोटे सेक्शंस हैं जो कि रह जाते हैं, उसे मिसलेनियस में लिख के या मिसलेनियस एप्लीकेशन में रख के क्या है, जो ओरिजिनल सूट नहीं होता सिविल सूट, उसे मिसलेनियस एप्लीकेशन कह के उसे कोर्ट में फाइल किया जाता है। समझते हैं कि जो सिविल मिसलेनियस है, सिविल मिसलेनियस क्या होता है, जो ओरिजिनल सूट है उसे सिविल केस कहते हैं, ओरिजिनल सिविल सूट कहते हैं। लेकिन जब अदर एप्लीकेशन अदर सेक्शन में लगाई जाती है, कोई केस खारिज हो जाता है तो उसकी रेस्टोरेशन की जो एप्लीकेशन लगाई जाती है, इस तरह की जो एप्लीकेशन लगाई जाती है उसे मिसलेनियस एप्लीकेशन कहा जाता है। समझते हैं जैसे कि कुछ स्त्रियों को पार्ट 1 का 11 पार्ट कहता है सिविल प्रोसीजर कोड का कि मिसलेनियस के बारे में बात करता है। उसमें सेक्शन है 132। सेक्शन 132 कहता है कि एग्जम्पशन ऑफ सर्टेन वुमेन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस। तो इसके लिए आपने कोई एप्लीकेशन लगानी है तो आप मिसलेनियस एप्लीकेशन में ये सेक्शन लिख के आप कोर्ट में फाइल कर देंगे कि ऐसा प्रोविजन दिया हुआ है एस सेक्शन में,
तो मिसलेनियस एप्लीकेशन लगा के साथ में ये सेक्शन लिख के कि इसमें जो एक वुमेन है उसको अपेयर से छूट मिली हुई है, तो आप ऐसे एप्लीकेशन लगा देते हैं तो ये कहलाएगी मिसलेनियस एप्लीकेशन। जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसका जो ऑर्डर 48 है, ऑर्डर 48 में भी क्या है, मिसलेनियस के बारे में बात करता है और बताता है कि मिसलेनियस, सिविल मिसलेनियस क्या है। तो ऑर्डर 48 कहता है आदेशिका की तामील उसे निकलवाने वाले पक्षकार के व्यय पर की जाएगी जब तक कि न्यायालय अन्यथा निर्दिष्ट ना करे। इस संहिता के अधीन निकाली गई हर आदेशिका की तामील उस पक्षकार के व्यय पे की जाएगी जिसकी ओर से वह निकाली गई है। फिर आता है कॉस्ट ऑफ सर्विस, तामील के खर्चे। ऐसी तामील के लिए प्रभार्य न्याय फीस उस समय की वीजा संदत की जाएगी जो आदेशिका के निकालने के पूर्व नियत किया जाएगा। सेकंड आता है रूल 2, कहता है कि आदेशिका और सूचना की तामील कैसे की जाएगी। ऑर्डर और नोटिस हाउ सर्व्ड, तो उन सभी आदेशिकाओं, सूचनाओं, अन्य दस्तावेजों की तामील जिसका किसी व्यक्ति को दिया जाना या किसी व्यक्ति पर तामील किया जाना इस संहिता द्वारा अपेक्षित है, इस रीति से किया जाएगा जो संबंध की तामील के लिए अपेक्षित है। तो इसकी जो मिसलेनियस एप्लीकेशन वगैरह है, इसकी जो तामील है वो भी इस तरीके से की जाएगी। इसका खर्चा क्या है वो भी इसमें ऑर्डर 48 में बताया गया है कैसे किया जाएगा। और जो इसकी जो है तामील करने के लिए आदेशिकाओं की, इसकी मिसलेनियस एप्लीकेशन की, वो क्या है, पक्ष जो निकलवा रहे हैं उसको, उसके व्यय पे की जाएगी। फिर जो है यूज ऑफ फॉर्म ऑफ अपेंडिक्स, परिस्थितियों में दिए गए प्रारूपों का उपयोग किया जाएगा। जो पीछे जो बुक्स के पीछे जो इतने सारे जो फॉर्म्स दिए होते हैं उसके अनुसार क्या है, उसमें थोड़ा चेंजेस करके ये कहते हैं जो हर एक मामले में परिस्थितियों में अपेक्षित हो, उन प्रयोजनों के लिए वे वर्णित है और उपयोग में लाए जाएंगे। तो इस तरीके से कि मिसलेनियस एप्लीकेशन की जो है तामील कैसी होगी, उसके खर्चे कौन देगा, तामील के खर्चे कौन देगा, इसके बारे में, और जो अपेंडिक्स है उसका यूज कैसे किया जाएगा, कुछ चेंजेस करके केस के अकॉर्डिंग क्या है कर दिया जाएगा। और जो पार्ट 11 सिविल प्रोसीजर कोड का पार्ट 11 है वो कहता है मिसलेनियस के बारे में बताता है कि सेक्शन 132 बताता है कि कुछ स्त्रियों को समझाती से सीध उसकी एप्लीकेशन क्या है कोर्ट में लगा दी जाएगी कि जो स्त्रियां देश की रूढ़ियों और रीतियों के अनुसार लोगों के सामने आने के लिए विवश नहीं की जानी चाहिए, उन्हें न्यायालय में समझाती से छूट मिलेगी या पर्सनल अपीयरेंस से उन्हें छूट मिली हुई है। इसके अंतर्गत कोई भी बात किसी ऐसे मामले में स्त्री की गिरफ्तारी संहिता द्वारा निर्दिष्ट नहीं है। सिविल आदेशिका के निष्पादन में किसी स्त्री को गिरफ्तारी से छूट देने वाली नहीं समझी जाएगी। यानी कि ये हर किसी पे अप्लाई नहीं होता है कि हर वुमेन क्या इस तरीके से कर ले। जो बहुत ज्यादा रूढ़िगत महिलाएं होती है जिनको कि जो है सामने पेश नहीं किया जा सकता, उन केसों में ये अप्लाई होता है। अगर इससे रिलेटेड एप्लीकेशन लगानी है तो सिविल मिसलेनियस सेक्शन 132 की एप्लीकेशन लग जाएगी। नेक्स्ट आता है कि सेक्शन 133। सेक्शन 133 कहता है एग्जम्पशन और अदर पर्सन, कुछ अन्य व्यक्तियों को भी छूट मिली हुई है, जैसे कि भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, संघ के मंत्री, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, अन्य विधान परिषदों के सभापति, राज्यों के मंत्री, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश तथा वे सब व्यक्ति जिन्हें धारा 87 खा जो है लागू होती है। तो इस तरीके से जहां किसी व्यक्ति ऐसी छूट के विशेषाधिकार का दावा करता है और इसके परिणाम स्वरूप उसकी परीक्षा कमीशन द्वारा करना आवश्यक है, वहां यदि उसके साक्ष्य के अपेक्षा करने वाले पक्षकार ने कमीशन का खर्चा नहीं दिया है तो वह व्यक्ति उसका खर्चा देगा। तो इस तरीके से सेक्शन 133 में बताया गया है।
अगर इससे रिलेटेड एप्लीकेशन लगानी है तो सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन सेक्शन 133 लगाई जा सकती है। तो यानी कि कई चीजों को कोई केस खारिज कर दिया जाता है, किसी को रिस्टोर कराना है केस को, तो इससे रिलेटेड जैसे एप्लीकेशन होती है, जो ओरिजिनल सूट नहीं होता है, जो अदर एप्लीकेशन होती है, वो मिसलेनियस एप्लीकेशन के नाम पे कोर्ट में सबमिट होती है। आपको समझ में आ गया होगा। कोई अदर क्वेरी है, अगर आपको किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगी। नेक्स्ट आता है अरेस्ट अदर देन इन एग्जीक्यूट ऑफ डिग्री के निष्पादन में की जाने से अन्यथा गिरफ्तारी, जैसे कि सेक्शन 55, 57, 59 के उपबंध इस संहिता के अधीन गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों को जहां तक हो सके लागू होंगे। सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तारी से छूट कोई भी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या अन्य न्यायिक अधिकारी उस समय सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा जब वह अपने न्यायालय को जा रहा है, उसमें पिठासीन और वहां से लौट रहा है। तो उस केस में जजेज वगैरह को, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जहां कोई मामला किसी ऐसे प्राधिकरण के समक्ष लंबित है जिसकी उसमें अधिकारता है या जिसके बारे में वह सद्भाव पूर्वक यह विश्वास करता है कि उसमें उसकी ऐसी अधिकारता है, वहां उस मामले के पक्षकार, उसके प्लीडर जो है मुख्तार, राजस्व अधिकर्ता, मान्यता प्राप्त अभिकर्ता या उनके वे साक्षी जो सम्मन के आज्ञानुवर्तन में कार्य कर रहे हैं, ऐसे आदेशिका से जो ऐसे अभिकरण ने न्यायालय के अवमान के लिए निकाली है, विभिन्न सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तार किए जाने से उस समय छूट प्राप्त रहेंगे जब वे ऐसे मामले के प्रयोजन के लिए ऐसे प्राधिकरण को जा रहे हैं या उसमें हाजिर हों और जब वे ऐसे अभिकरण से लौट रहे हों। तो उस केस में क्या है, यह है गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। सबसेक्शन 2 कहता है कि कोई बात, सबसेक्शन 2 की कोई बात, सबसेक्शन 3 कहता है कि सबसेक्शन 2 की कोई बात निर्णय को तुरंत निष्पादन के आदेश के अधीन या जहां वह निर्णय इस बात का हेतु दर्शित करने के लिए हाजिर हुआ है, डिक्री के निष्पादन में उसे कारागार में क्यों न सुपुर्द कर दिया जाए, वहां गिरफ्तारी से छूट का दावा करने के लिए समर्थ नहीं बनाएगी। तो ये कहता है। अब आते हैं सेक्शन 135A। 135A सिविल प्रोसीजर कोड का कहता है कि विधायी निकायों के सदस्यों को सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तार किए जाने और निरुद्ध किए जाने से छूट। एग्जम्पशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन अदर सिविल प्रोसेस। यदि कोई व्यक्ति, यदि वह संसद के किसी सदन का, किसी राज्य के विधान सभा या विधान परिषद का या किसी संघ राज्य से इसकी विधानसभा का सदस्य है, तो यथास्थिति संसद के किसी सदन के या विधानसभा या विधान परिषद के किसी अधिवेशन के चालू रहने के दौरान यदि वह संसद के किसी सदन की या किसी राज्य या संघ के राज्य की विधानसभा की या किसी राज्य के विधान परिषद की किसी समिति का सदस्य है, तो ऐसी समिति के किसी अधिवेशन के चालू रहने के दौरान या यदि वह संसद के किसी सदन का या किसी ऐसे राज्य के विधानसभा विधान परिषद का जिसमें ऐसे दोनों सदन हैं सदस्य है, तो यथास्थिति संसद के सदनों, राज्य विधानमंडल के सदनों की संयुक्त बैठक, अधिवेशन, सम्मेलन, संयुक्त समिति के चालू रहने के दौरान और ऐसे अधिवेशन, बैठक, सम्मेलन के 40 दिन पूर्व और पश्चात सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तार कारागार में निरुद्ध नहीं किया जा सकेगा। सबसेक्शन 2 कहता है इसका कि उपधारा 1 के अधीन निरोध से छोड़ा गया व्यक्ति उस उपधारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए पुनः गिरफ्तारी या उसकी अतिरिक्त अवधि के लिए निरुद्ध किया जा सकेगा, जितनी अवधि के लिए वह निरुद्ध रहता यदि वह उपधारा 1 के उपबंधों के अधीन छोड़ा नहीं गया होता। नेक्स्ट आता है सेक्शन 136 सिविल प्रोसीजर कोड का, जहां गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति या कुर्क की जाने वाली संपत्ति जिले से बाहर है, वहां प्रक्रिया क्या होगी। प्रोसीजर वेयर पर्सन टू बी अरेस्टेड और प्रॉपर्टी टू बी अटैच्ड इन आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट, जहां यह आवेदन किया जाता है कि इस संहिता के किसी ऐसे उपबंध के अधीन जो डिक्रियों के निष्पादन से संबंधित नहीं है,
कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाए या कोई संपत्ति कुर्क की जाए या जिस न्यायालय से ऐसा आवेदन किया जाए उसकी अधिकारता की स्थानीय सीमाओं के बाहर ऐसा व्यक्ति निवास करता है या ऐसी संपत्ति स्थित है, वहां न्यायालय स्वविवेकानुसार गिरफ्तारी का वारंट निकाल सकेगा और कुर्की का आदेश कर सकेगा और जिले के उस न्यायालय को जिसकी अधिकारता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसा व्यक्ति निवास करता है या ऐसी संपत्ति स्थित है, वारंट या आदेश की एक कॉपी जो है गिरफ्तारी और कुर्क के खर्चों की अधिसंभाव्य रकम के सहित बेच सकेगा। नेक्स्ट आता है कि जिला न्यायालय ऐसे प्रति या रकम कॉपी या रकम की प्राप्ति पर अपने अधिकारियों द्वारा या अपने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी या कुर्की कराएगा और जिस न्यायालय ने गिरफ्तारी या कुर्की का ऐसा वारंट निकाला था या आदेश किया था उसको तामील इत्तला भेजेगा। सेक्शन 3 कहता है इसका सेक्शन 136 का कि इस धारा के अधीन गिरफ्तार करने वाले न्यायालय गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उस न्यायालय को भेजेगा जिसकी गिरफ्तारी का वारंट निकाला था, किंतु यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति पूर्व कथित न्यायालय को समाधान प्रदान करने वाला हेतुक इस बात के लिए दर्शित कर दे कि उसे पश्चात कथित न्यायालय को क्यों न भेजा जाए या न्यायालय के समक्ष उसकी उपसंजाति या पेरेंट्स के लिए या ऐसी किसी डिग्री की तुष्टि के लिए जो न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध पारित की जाए पर्याप्त पति हेतु दे दे तो उन दोनों दिशाओं में हर एक में वह न्यायालय जिसकी गिरफ्तारी है उसे छोड़ देगा। सब सेक्शन 4 कहता है कि जहां इस धारा के अधीन गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति कुर्क की जाने टेस्ट की जाने वाली जंगम संपत्ति बंगाल के फोर्ट विलियम या मद्रास के या मुंबई के उच्च न्यायालय के मामूली आरंभिक सिविल अधिकारता की स्थानीय सीमाओं के भीतर है, वहां गिरफ्तारी की वारंट या कुर्की के आदेश की कॉपी और गिरफ्तारी और कुर्की के खर्चों की अधिसंभाव्य रकम यथास्थिति कलकत्ता मद्रास मुंबई के लघुवान न्यायालय को भेजी जाएगी और वह न्यायालय उस कॉपी या उस रकम के प्राप्त होने पर ऐसे अग्रसर होगा मानो वह जिला न्यायालय। नेक्स्ट आता है सेक्शन 137 सिविल प्रोसीजर कोड का कहता है लैंग्वेज ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय की भाषा क्या होगी? वह भाषा जो इस संहिता के अपराम्पा उच्च न्यायालय के किसी न्यायालय की भाषा है, उस अधीनस्थ न्यायालय की भाषा तब तक बनी रहेगी जब तक राज्य सरकार इसका अन्यथा निर्देश ना दे दे। जो उच्च न्यायालय की भाषा है वही क्या है, सिविल जो इसके रिलेटेड जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की लैंग्वेज होगी। राज्य सरकार यह घोषणा कर सकेगी कि किसी भी ऐसे न्यायालय की भाषा क्या होगी और किस लिपि में ऐसे न्यायालय को आवेदन है उनमें से कार्रवाई लिखी जाएगी। ये राज्य सरकार निर्देश कर सकती है, घोषणा कर सकती है। या वेयर दिस कोड रिक्वायर्ड और अलाउ एनीथिंग अदर देन द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, जहां ये संहिता साक्ष्य के अभिलेखन से भिन्न किसी बात का किसी ऐसे न्यायालय में लिखित रूप में किया जाना अपेक्षित या अनुज्ञात करती है, वहां ऐसा लेखन अंग्रेजी में किया जा सकेगा, किंतु यदि कोई पक्षकार या उसका परिजन अंग्रेजी नहीं जानता है तो न्यायालय की भाषा में अनुवाद उसकी प्रार्थना पर उसे दिया जाएगा और न्यायालय ऐसे अनुवाद के खर्चों के संदाय के संबंध में ऐसा आदेश करेगा जो वह ठीक समझे। तो ये क्या है सेक्शन 137। सेक्शन 138 कहता है कि साक्ष्य के अंग्रेजी में अभिलिखित किए जाने की अपेक्षा करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू रिक्वायर एविडेंस टू बी रिकॉर्डेड इन इंग्लिश। उच्च न्यायालय क्या है, राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा या ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट या उसमें दिए गए वर्णन वाले किसी न्यायाधीश के बारे में निर्देश दे सकेगा कि उन मामलों में जिसमें अपील अनुज्ञात है, अपील होनी है, साक्ष्य अंग्रेजी भाषा में और एविडेंस जो है अंग्रेजी भाषा में और बेहतर रीति से उसके द्वारा लिखा जाएगा। जहां न्यायाधीश उपधारा 1 के अधीन निर्देश का अनुपालन करने से किसी पर्याप्त कारण से निवारित होता है नहीं करता है, वहां वह उस कारण को लेखवत करेगा और खुले न्यायालय में बोलकर साक्ष्य लिखवाएगा। नेक्स्ट आता है शपथ पत्र के लिए शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी।
तो मिसलेनियस का सेक्शन क्या है, 139 कहता है कि ओथ ऑन एफिडेविट बाय हुम टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड। इस संहिता के अधीन किसी भी शपथ पत्र की दशा में कोई भी न्यायालय या मजिस्ट्रेट या नोटरी अधिनियम 1952 के अधीन नोटरी जो आयुक्त है, कोई भी अधिकारी या अन्य अधिकारी जिसे उच्च न्यायालय इस निमित्त नियुक्त करे या किसी अन्य न्यायालय द्वारा जिसे राज्य सरकार ने इस निमित्त सामान्यतः या विशेष रूप से सशक्त किया है, नियुक्त किया गया कोई भी अधिकारी अभी साक्षी को शपथ दिला सकेगा। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 140। सेक्शन 140 कहता है कि उदाहरण आदि के मामले में असेसर नामधिकरण या उपनामधिकरण इन द एडमिरली एंड वाइस एडमिरली कोड ऑफ सैल्वेज, ऐसे जो न्यायालय चाहे वह अपनी आरंभिक अधिकारता का प्रयोग कर रहा हो या अपीलीय अधिकारता का अपनी सहायता के लिए ऐसी रीति से जो वह निर्दिष्ट करे या जो विहित की जाए, जो दो सक्षम असेसरों को यदि वह ठीक समझे सम्मन कर सकेगा और ऐसे मामले में के पक्षकारों में से किसी के निवेदन पर सम्मन करेगा, तदनुसार ऐसे असेसर हाजिर होंगे और सहायता करेंगे। हर ऐसा असेसर अपनी हाजिरी के लिए ऐसी फीस पाएगा जो पक्षकार में से ऐसे पक्षकार द्वारा संदत की जाएगी और न्यायालय निर्दिष्ट करे या जो कहे उस हिसाब से उसे फीस मिलेगी। नेक्स्ट आता है कि जो मिसलेनियस प्रोसीडिंग्स है वो कैसे होंगी। The procedure provided in this code in regard to suit shall be followed as far as it can be made applicable in all proceedings in any court of civil jurisdiction। उस प्रक्रिया का जो वादों के विषय में इस संहिता में वर्णित है, सिविल अधिकारता वाले किसी भी न्यायालय में की सभी कार्रवाइयों में वहां तक अनुसरण की जाएगी जहां तक वे लागू की जा सके। इसमें कार्रवाई शब्द के अंतर्गत आदेश 9 के अधीन कार्रवाई है, किंतु इसके अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन कार्रवाई नहीं है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 142। 142 कहता है कि आदेशों और सूचनाओं का लिखित होना। वे सभी आदेश या सूचनाएं जिसकी तामील इस संहिता के अधीन किसी व्यक्ति पर की जाए या उसे दी जाए लिखित नहीं होगी। नेक्स्ट कहता है डाक महसूल, पोस्टेज। तो डाक महसूल क्या है, जहां संहिता के अधीन निकाली गई है डाक द्वारा प्रेषित सूचना, सम्मन या पत्र द्वारा पर डाक महसूल प्रभावी है। तो फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी इसके अदर सेक्शन। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।